रंजना देवी का नाम पूरे कस्बे में इज्जत और रौब के साथ लिया जाता था। सफेद संगमरमर की कोठी, ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और गेट पर खड़े गार्ड, सब कुछ यह जताने के लिए काफी था कि इस घर की मालकिन साधारण नहीं है। वर्षों पहले पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही कारोबार संभाला था और अपनी सख्त मेहनत, तेज दिमाग और अनुशासन से उस छोटे से व्यापार को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया था। लोग उन्हें देवी जी कहकर बुलाते, मगर घर के भीतर वही देवी एक ऐसी सास बन चुकी थी जिनकी आंखों में भावनाओं से ज्यादा नियम और शर्तें बसती थीं। उनके लिए रिश्ते भी एक अनुबंध की तरह थे, जहां भावनाओं से ज्यादा फायदा और नियंत्रण मायने रखता था। गोपाल, उनका इकलौता बेटा, मां की परछाई में ही बड़ा हुआ था। मां की सख्ती, अनुशासन और अपेक्षाओं ने उसे एक अच्छा इंसान तो बनाया, मगर कहीं न कहीं उसके भीतर अपनी इच्छाओं को दबाने की आदत भी डाल दी। वह मां से बहुत डरता नहीं था, पर मां के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत भी कम ही जुटा पाता। उसकी दुनिया कॉलेज, काम और घर के बीच सिमटी हुई थी। जब रंजना देवी ने उसके विवाह की बात चलाई, तो गोपाल ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे भरोसा था कि मां जो भी करेगी, सोच समझकर ही करेगी। अस्मिता का नाम जब पहली बार इस घर में गूंजा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह नाम आने वाले समय में इस कोठी की दीवारों तक को बदल देगा। अस्मिता एक साधारण परिवार से थी, न कोई बड़ा कारोबार, न ऊंचे संबंध। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। अस्मिता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सादगी थी, वह सादगी जो दिखावे से दूर, भीतर से चमकती थी। उसकी आंखों में शांति थी, शब्दों में विनम्रता और व्यवहार में ऐसी सहजता, जो सामने वाले को बिना बोले अपना बना ले। शादी बड़े ठाठ बात से हुई। रंजना देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहमानों की लंबी सूची, महंगे गहने, डिजाइनर कपड़े और मीडिया तक की मौजूदगी। सबको दिखाना था कि उनका बेटा किस घर की बहू ला रहा है। मगर उस भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच अस्मिता की सादगी अलग ही चमक रही थी। भारी लहंगे और गहनों के बीच भी उसका चेहरा शांत था, जैसे वह इस भव्यता से ज्यादा रिश्ते की गहराई को समझ रही हो। शादी के बाद जब अस्मिता पहली बार उस कोठी में बहू बनकर आई, तो उसके कदम थोड़े डगमगाए। ये घर बड़ा था, मगर ठंडा। दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स और चमचमाते फर्श के बीच कहीं अपनापन नहीं दिखता था। रंजना देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी चाल, उसका पहनावा, उसकी आंखों का झुकाव, सब कुछ। उस नज़र में कोई नफरत नहीं थी, पर अपनापन भी नहीं था। वह नज़र एक परीक्षा थी, जिसकी शर्तें अस्मिता को बिना बताए तय की जा चुकी थी। पहले ही दिन से नियम शुरू हो गए। सुबह कितने बजे उठना है, पूजा कितनी देर करनी है, रसोई में क्या बनना चाहिए, मेहमानों से कैसे बात करनी है, हर बात का एक तय तरीका था। अस्मिता ने बिना सवाल किए सब स्वीकार कर लिया। उसके लिए ये घर नया था, रिश्ते नए थे, और वह उन्हें सहेज कर रखना चाहती थी। गोपाल कभी कभी उसे चुपके से देखता, उसकी थकान, उसकी खामोशी, मगर वह कुछ कह नहीं पाता। माँ के सामने उसकी आवाज अक्सर दब जाती थी। दिन बीतते गए। अस्मिता ने धीरे धीरे घर के हर कोने को अपना बनाने की कोशिश की। वह नौकरों से सम्मान से बात करती, रसोई में काम करने वाली महिलाओं की परेशानियां सुनती और बिना दिखावे की मदद कर देती। ये सब रंजना देवी की आंखों से छिपा नहीं था। उन्हें ये सादगी कमजोरी लगती थी। उनके हिसाब से बड़े घर की बहू को सख्त, चालाक और प्रभावशाली होना चाहिए, ना कि हर किसी से घुलने मिलने वाली। एक दिन घर में बड़ा आयोजन था, रंजना देवी की कारोबारी सफलता की सालगिरह। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और सामाजिक हस्तियां आने वाली थीं। रंजना देवी ने अस्मिता को साफ निर्देश दिए, क्या पहनना है, कैसे चलना है, किससे कितनी बात करनी है। अस्मिता ने सब सुना और सिर झुका लिया। मगर जब कार्यक्रम शुरू हुआ, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मेहमान घबरा गए, नौकर इधर उधर दौड़ने लगे। रंजना देवी मंच पर थी और स्थिति संभालने में व्यस्त थी। तभी अस्मिता बिना सोचे समझे भीड़ चीरकर आगे आई। उसने उस महिला का सिर अपनी गोद में रखा, पानी मंगवाया और शांत स्वर में बात करने लगी। कुछ ही मिनटों में महिला को होश आ गया। बाद में पता चला कि वह एक बड़े उद्योगपति की मां थी। उस घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। लोग अस्मिता की तारीफ करने लगे, उसकी संवेदनशीलता, उसकी सहजता, उसका मानवीय व्यवहार। रंजना देवी बाहर से मुस्कुरा रही थी, मगर भीतर कुछ खटक रहा था। उन्हें लगा जैसे अस्मिता ने बिना पूछे ही घर की शोभा बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया हो। ये सादगी अब उन्हें चुनौती लगने लगी थी, एक नई आग जो चुपचाप चल रही थी। उस रात रंजना देवी ने गोपाल से कहा कि बहू को थोड़ा सीखने की जरूरत है, बड़े घर की मर्यादा, प्रतिष्ठा और सीमाएं। गोपाल चुप रहा।
अस्मिता ने दूर से ये सब सुना। उसकी आंखों में न आंसू थे, न शिकायत, बस एक दृढ़ निश्चय। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी सादगी नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी अग्नि परीक्षा क्यों न देनी पड़े। यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष, सादगी और सत्ता के बीच, भावना और अनुशासन के बीच, एक बहू की चुप ताकत और एक सास के अडिग नियमों के बीच। ये सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत थी जो इस कोठी की दीवारों से निकलकर हर दिल तक पहुंचने वाला था। रंजना देवी की कोठी में उस आयोजन के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बाहर से वही अनुशासन, वही चमक दमक और वही ठंडी शांति दिखाई देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक अनकही खींचतान शुरू हो चुकी थी। अस्मिता की सादगी अब सिर्फ एक स्वभाव नहीं रही थी, वह एक चुनौती बन चुकी थी, ऐसी चुनौती जो बिना आवाज किए, बिना विरोध जताए अपने अस्तित्व को मजबूत कर रही थी। अस्मिता ने अगले दिन भी उसी तरह सुबह उठकर पूजा की, रसोई में गई और घर के काम संभाले जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रंजना देवी की नजरें अब हर पल उस पर टिकी रहती थीं। अस्मिता कब किससे बात कर रही है, किसे मुस्कुराकर देख रही है, नौकर उससे क्यों इतना सहज है, हर छोटी बात को वह गिनने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि यह लड़की धीरे धीरे इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना रही है, और यह जगह उन्होंने कभी किसी को इतनी आसानी से नहीं दी थी। गोपाल के लिए हालात सबसे मुश्किल थे। एक तरफ माँ थी, जिनका त्याग, संघर्ष और सख्त अनुशासन उसने बचपन से देखा था, और दूसरी तरफ अस्मिता, जिसकी चुप्पी में भी समझदारी थी, जिसकी आंखों में शिकायत नहीं बल्कि धैर्य भरा होता था। वह कई बार चाहता कि माँ से खुलकर बात करे, उन्हें समझाए कि अस्मिता की सादगी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हर बार माँ की कठोर आवाज उसके इरादों को दबा देती। दिन बीतते गए और रंजना देवी ने अस्मिता को परखने के नए नए तरीके निकालने शुरू कर दिए। कभी उसे अचानक किसी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी दे दी जाती, कभी कारोबार से जुड़े मेहमानों की देखभाल का काम सौंप दिया जाता। ये सब ऐसे मौकों पर होता जब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रंजना देवी चाहती थी कि अस्मिता कहीं न कहीं चूके, और वह सबके सामने साबित कर सके कि सादगी बड़े घर की बहू के लिए काफी नहीं होती। लेकिन हर बार अस्मिता कुछ अलग ही कर जाती। वह दिखावे से दूर रहते हुए भी काम को पूरे मन से करती। वह बड़े उद्योगपतियों से भी उसी सहजता से बात करती जैसे घर की कामवाली से। उसकी यही सहजता लोगों को छू जाती। कई मेहमान जाने से पहले रंजना देवी से कहते, आपकी बहू में बहुत संस्कार हैं, बहुत अपनापन है। ये सुनकर रंजना देवी मुस्कुरा तो देती, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी बेचैनी बढ़ती जाती। एक दिन घर में रंजना देवी के भाई का परिवार आया। वे लोग हमेशा से रंजना देवी की संपत्ति और रुतबे से प्रभावित रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जलन भी रखते थे। उनकी नजरें अस्मिता पर पड़ी और उन्होंने तुरंत उसकी सादगी को कमजोरी समझ लिया। बातों बातों में ताने दिए जाने लगे, आजकल की बहुएं तो बहुत चालाक होती हैं, पता नहीं यह इतनी सीधी कैसे है। अस्मिता ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सबका आदर किया और अपने काम में लगी रही। उस शाम रंजना देवी ने अस्मिता को अपने कमरे में बुलाया। कमरे का माहौल भारी था। रंजना देवी की आवाज में ठंडापन था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह घर भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अगर अस्मिता को यहाँ रहना है तो उसे खुद को बदलना होगा, ज्यादा समझदार, ज्यादा सख्त और ज्यादा काबिल बनना होगा। अस्मिता ने पहली बार सिर उठाकर सास की आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्थिर। उसने कहा कि वह सीखने को तैयार है, लेकिन अपनी सादगी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यही उसकी पहचान है। उस पर रंजना देवी को लगा जैसे किसी ने उनकी वर्षों से बनी सोच को चुनौती दे दी हो। उन्होंने बिना कुछ कहे अस्मिता को जाने का इशारा कर दिया। उस रात अस्मिता देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन वह झुककर नहीं चल सकती। इसी बीच घर में एक और तूफान आने वाला था। रंजना देवी के कारोबार में अचानक घाटा होने लगा। कुछ गलत फैसले, कुछ पुराने भरोसेमंद लोगों की गलत नीयत, सब मिलकर व्यापार को हिला रहे थे। रंजना देवी बाहर से मजबूत बनी रही, लेकिन भीतर से टूटने लगी थी। ये पहला मौका था जब उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। अस्मिता ने ये बदलाव महसूस किया। उसने बिना कुछ पूछे, बिना कोई दावा किए, घर और रंजना देवी की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू किया। वह चुपचाप रात को उनके लिए हल्दी वाला दूध रख देती, उनकी दवाइयों का समय याद रखती और उनके कमरे में ज्यादा देर तक रोशनी जलती देख धीरे से पूछ लेती, सब ठीक तो है। रंजना देवी इन सवालों का कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन ये सादगी अब उनके भीतर कहीं असर करने लगी थी। एक दिन अचानक रंजना देवी की तबीयत बिगड़ गई।
हाई ब्लड प्रेशर और थकान ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। गोपाल घबरा गया, डॉक्टर बुलाए गए। उस पूरे समय अस्मिता एक साए की तरह रंजना देवी के पास रही। उसने न सास होने का अहंकार देखा, न बहू होने का डर, बस एक इंसान की तरह उनकी सेवा की। बीमारी के उन दिनों में रंजना देवी ने पहली बार अस्मिता को पास से देखा। बिना शिकायत, बिना थके, बिना किसी उम्मीद के उन्हें याद आने लगा कि कैसे उनके अपने संघर्ष के दिनों में कोई उनके साथ इस तरह खड़ा नहीं हुआ था। अस्मिता की सादगी अब उन्हें कमजोरी नहीं बल्कि ताकत लगने लगी थी, ऐसी ताकत जो चुप रहती है लेकिन टूटती नहीं। ठीक उसी समय घर के भीतर एक साजिश भी पल रही थी। रंजना देवी का एक भरोसेमंद मैनेजर, जो उनके बीमार होने का फायदा उठाना चाहता था, कुछ गलत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करने लगा। अस्मिता को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने कागजात ध्यान से देखे और बिना शोर मचाए गोपाल को सच बताया। गोपाल ने तुरंत एक पुराने वकील से संपर्क किया और सच्चाई सामने आ गई। ये घटना रंजना देवी के लिए एक झटका थी। जिस बहू को वह अब तक सीधी सादी समझकर कम आंकती आई थी, वही उनकी संपत्ति और इज्जत की रक्षा कर रही थी। उस दिन पहली बार उन्होंने अस्मिता को धन्यवाद कहा, बहुत धीमे स्वर में, बहुत कम शब्दों में, लेकिन दिल से। हालांकि संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रंजना देवी का स्वभाव एक दिन में नहीं बदल सकता था। उनके भीतर अभी भी नियंत्रण की आदत और सख्ती मौजूद थी, लेकिन अब उसमें एक दरार आ चुकी थी, एक ऐसी दरार जिससे इंसानियत की रोशनी झांकने लगी थी। अस्मिता जानती थी कि यह रास्ता अभी लंबा है, आगे और परीक्षाएं होंगी और आग से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसे अपने मन पर भरोसा था। उसकी सादगी ने उसे अब तक कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही बनाया था। इस घर में अब दो ताकतें आमने सामने थीं, एक पुरानी, सख्त और अनुशासित, और दूसरी नई, शांत और सादगी से भरी हुई। ये टकराव सिर्फ सास बहू का नहीं था, बल्कि दो सोचों का था, और इस टकराव का परिणाम आने वाले समय में पूरे घर की दिशा बदलने वाला था। रंजना देवी की कोठी में अब खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। ये वही खामोशी नहीं थी जो अनुशासन और डर से भरी होती है, बल्कि यह उस तूफान से पहले की शांति थी जिसमें सब कुछ बदलने वाला होता है। अस्मिता की मौजूदगी अब घर के हर कोने में महसूस की जाने लगी थी, बिना अधिकार जताए, बिना नाम लिए। वह अब सिर्फ गोपाल की पत्नी या इस घर की बहू नहीं रही थी, वह अनजाने में इस घर की धुरी बन चुकी थी। रंजना देवी की तबीयत संभल चुकी थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। बीमारी ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा सतर्क बना दिया था। उन्हें एहसास हो चुका था कि जिस साम्राज्य को उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया है, वह अब उतना सुरक्षित नहीं है जितना वे समझती थी। कारोबार में नुकसान की भरपाई तो हो गई थी, लेकिन भरोसे की दरार अब भी बाकी थी। इसी दौरान रंजना देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कंपनी के भविष्य को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई, ऐसी मीटिंग जिसमें सिर्फ परिवार और बेहद भरोसेमंद लोग ही शामिल होने वाले थे। सबको उम्मीद थी कि रंजना देवी कोई बड़ा ऐलान करेगी। गोपाल को लगा शायद अब माँ उसे जिम्मेदारी सौंपेंगी। अस्मिता को इस मीटिंग से दूर रहने के संकेत पहले ही दे दिए गए थे, जैसे अब तक होता आया था। लेकिन मीटिंग वाले दिन कुछ अलग हुआ। जब सब लोग बैठक में इकट्ठा हो चुके थे, रंजना देवी ने अचानक अस्मिता को भी अंदर बुला लिया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों की भौहें तन गईं, कुछ लोगों के चेहरे पर असंतोष साफ दिखा। अस्मिता शांत कदमों से अंदर आए और एक तरफ बैठ गई। उसने न किसी से नजर मिलाए, न अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश की। मीटिंग शुरू हुई। कारोबार, निवेश, भविष्य की योजनाएं, सब पर चर्चा हुई। कुछ लोग जानबूझकर अस्मिता के सामने कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मानो उसे नीचा दिखाना चाहते हों। लेकिन अस्मिता चुप रही, वह ध्यान से सब सुन रही थी। तभी एक प्रस्ताव सामने आया, एक बड़ा निवेश जो दिखने में फायदेमंद था लेकिन जोखिम से भरा हुआ। कई लोग उसके पक्ष में थे। अचानक रंजना देवी की नज़र अस्मिता पर पड़ी। उन्होंने पहली बार उससे राय पूछी। कमरे में हलचल मच गई। अस्मिता थोड़ा सकुचाई, लेकिन फिर धीरे से बोली। उसके शब्द भारी नहीं थे, लेकिन स्पष्ट थे। उसने जोखिमों की ओर इशारा किया, पुराने अनुभवों की बात की और एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया, बिना किसी को चुनौती दिए, बिना किसी का अपमान किए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन रंजना देवी ध्यान से सुनती रही। मीटिंग के बाद उन्होंने उस प्रस्ताव को रोक दिया। बाद में पता चला कि वह निवेश वास्तव में नुकसानदेह साबित होने वाला था। ये दूसरी बार था जब अस्मिता ने बिना शोर किए घर और कारोबार को बचा लिया था। ये बात धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल गई। वही रिश्तेदार जो कभी उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे,
अब उसके व्यवहार को समझने लगे थे। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। रंजना देवी का भाई और उसका बेटा, जो शुरू से ही संपत्ति पर नजर रखे हुए थे, अब अस्मिता को सबसे बड़ी रुकावट मानने लगे। उन्होंने एक नई साजिश रची। गोपाल को भड़काने की कोशिश की गई, यह जताने के लिए कि अस्मिता धीरे धीरे रंजना देवी के दिल और कारोबार दोनों पर कब्जा कर रही है। गोपाल के मन में पहली बार असमंजस पैदा हुआ। वह अस्मिता पर भरोसा करता था, लेकिन परिवार की बातों ने उसके भीतर सवाल खड़े कर दिए। एक रात गोपाल ने अस्मिता से खुलकर बात की। यह उनकी शादी के बाद पहली ऐसी बातचीत थी जिसमें चुप्पी नहीं थी। अस्मिता ने सब सुना। उसने न सफाई दी, न आंसू बहाए। उसने बस इतना कहा कि उसका हर कदम इस घर और इस रिश्ते को बचाने के लिए है, किसी अधिकार के लिए नहीं। अगर कभी गोपाल को लगे कि वह गलत है, तो वह चुपचाप पीछे हट जाएगी। उस रात गोपाल को पहली बार एहसास हुआ कि अस्मिता की सादगी में कितना साहस छिपा है। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद रंजना देवी के जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वही रिश्तेदार, वही दिखावा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कार्यक्रम के बीच रंजना देवी ने सबके सामने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वे धीरे धीरे कारोबार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहती हैं। सबकी निगाहें गोपाल पर टिक गईं, लेकिन रंजना देवी ने जो अगला वाक्य कहा, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ गोपाल की नहीं होगी, बल्कि अस्मिता भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगी, उसकी समझ, उसके विवेक और उसकी ईमानदारी के कारण। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए। भाई और भतीजे की साजिश उसी पल उजागर हो गई, जब रंजना देवी ने उनके गलत इरादों और पिछले प्रयासों का जिक्र कर दिया। सबूत पहले से इकट्ठा किए जा चुके थे। उनका सम्मान उसी मंच पर टूट गया, जहां वे खुद को सबसे ताकतवर समझते थे। उस पर रंजना देवी की आवाज में वर्षों का बोझ और अनुभव दोनों झलक रहे थे। उन्होंने सबके सामने कहा कि ताकत सिर्फ शक्ति से नहीं आती, बल्कि सादगी, ईमानदारी और इंसानियत से भी आती है, और यह उन्हें अस्मिता ने सिखाया है। अस्मिता की आंखों में उस समय आंसू थे, लेकिन वे जीत के नहीं थे। वे उस स्वीकृति के थे जिसका उसने कभी मांग नहीं की थी। वह मंच पर नहीं गई, न कोई भाषण दिया। उसने बस रंजना देवी के पैर छुए। रंजना देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया, पूरे समाज के सामने। उस आलिंगन में सिर्फ सास और बहू नहीं थी, बल्कि दो पीढ़ियां थीं, एक पुरानी जिसने संघर्ष से सख्ती सीखी थी, और एक नई जिसने सादगी में ताकत ढूंढी थी। समय बीतने लगा। कोठी वही थी, लेकिन उसका माहौल बदल चुका था। नियम अब भी थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। अनुशासन था, लेकिन उसमें अपनापन भूल चुका था। रंजना देवी अब भी सख्त थी, लेकिन उनकी आंखों में अब विश्वास था। अस्मिता ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने साबित कर दिया कि सादगी चुप्पी नहीं होती, और विनम्रता कमजोरी नहीं होती। वह आग, जिसकी शुरुआत रंजना देवी ने एक चुनौती के रूप में देखी थी, वही आग अब घर को रोशनी देने लगी थी। गोपाल आज अपने फैसले खुद लेने लगा था, माँ की सीख और पत्नी की समझ, दोनों को साथ लेकर। और रंजना देवी, जो कभी भावनाओं को कमजोरी समझती थी, अब जान चुकी थी कि असली साम्राज्य इमारतों और कारोबार से नहीं, रिश्तों से बनता है। बहू की सादगी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी कि बिना शोर किए, बिना लड़ाई लड़े, सिर्फ अपने सच पर टिके रहकर भी दुनिया बदली जा सकती है।